बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है बजटरी कंट्रोल के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें बजटरी कंट्रोल का हिस्सा बनती हैं और कौन कौन चीज़ें बजटरी कंट्रोल का हिस्सा नहीं बन पाती। तो जो जो चीज़ें बजटरी कंट्रोल का हिस्सा बनती हैं हम उसको यहाँ पे देख करेंगे। बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमेशा वर्किंग करता है अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज एक्सपेंसेस, कि आपकी कंपनी क्या किन किन चीज़ों को ऑपरेट कर पाती है। तो आपकी कंपनी जिन जिन चीज़ों को भी ऑपरेट करती है वो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी होती है। देखो, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, जो जो हम जितना भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा पार्ट करती है आपका वो तमाम तर हिस्सा जिसको हम कॉस्टिंग के हिसाब से बोलते हैं, कॉस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से बोलते हैं। यानी हमने हर हाल में अपनी कॉस्ट को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। जब आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है हर हर हाल के अंदर, और कोशिश करनी होती है कि आपने तमाम तर बिजनेसेस को लो कॉस्ट के ऊपर चलाना है, तो आपने बजटरी कंट्रोल के हवाले से आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना होता है, जिसमें नंबर वन एस्पेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स का। यानी इज़ इट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग कि वो लो पे के ऊपर काम कर पाएँ या एक नॉर्मल प्राइसेस के ऊपर काम कर पाएँ। तो जब हम बजटरी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम उन तमाम तर चीज़ों को एवेलुएट करते हैं जो कि हमारे पूरे बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम के अंदर से गुजार सकती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने इस बिज़नेसेस के अंदर इन तमाम तर वैल्यूएशंस को प्रॉपर तरीके से एवेलुएट करना होता है कि बजटरी कंट्रोल में इन तमाम तर बिज़नेस की वैल्यूएशंस के ऊपर आपने हमेशा क्या करना होता है, फोकस करना होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बजटरी कंट्रोल के एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोटिवेशंस एंड कॉपरेशंस के ज़रिए से आपने बिज़नेस को गुजारना होता है कि आपके बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल कितना है ये। ठीक है, मोटिवेशन का ये होता है कि अगर कोई बंदा मसलन जैसे कोई भी शख्स होता है, वो अगर लेस मोटिवेशन होता है या आपकी कंपनी के फाइनेंशियल रिवार्ड से या किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता, तो आप उनको कोई ना कोई इंसेंटिव दे सकते हैं। अव्वल तो ये है कि आप उनको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज पे करें। ठीक है ना, अगर नहीं कर सकते तो कोई कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि उनको इंसेंटिव्स देती हैं। ठीक है, उनको कुछ बोनसेस दे देती हैं। कई कंपनियां उससे भी सस्ता काम करती हैं, वो ये करती हैं कि साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो इंसेंटिव्स प्लान्स को दे देती हैं या टूर्स करवा देती हैं कई दफ़ा। ठीक है ना, इससे भी सस्ता हो जाता है। इससे भी सस्ता अगर हो जाता है तो कुछ बोनसेस थोड़े बहुत दिए जाते हैं, एनुअली बोनसेस दे दिए जाते हैं, ईद के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर बोनसेस दे दिए जाते हैं। तो ये बोनसेस जो हैं वो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। एक और जो गूगल काम करता है, ठीक है, गूगल जिस पैरामीटर के ऊपर काम करता है वो पैरामीटर बड़ा सिंपल है, जो मुझे भी पसंद आया था मैं जब मैंने सुना था। गूगल मैगी देता है, ठीक है ना, मैगी देता है। यानी वो मैगीज़ प्रोवाइड करता है अपने लोगों को, ताकि वो लोग खाते रहते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, और हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद बंदा मैगी ले सकता है। तो मैगी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सस्ती है, और कॉफ़ी वगैरह भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट या चाय वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर दें। तो बाहर के लोग हैं वो तो अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए, यानी मोटिवेशन लाने के लिए इस तरह काम करते रहते हैं कि आपको बंदे की ज़रूरत नहीं है, आपने एक मशीन लगा दी है एक दफ़ा। ठीक है, कोई 30-40 हज़ार रुपये की मशीन आती है, वो एक दफ़ा लग गई है और वहाँ से कॉफ़ी निकल रही है, वहाँ से चाय निकल रही है, वहाँ से सब कुछ निकल रहा है। तो ये आपके बिज़नेस को काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो आपको एज अ बिज़नेस पर्सन आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस रखना है, कंजर्वेटिव रखना है अपने आप को, बड़े ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि मार्केट में आपके स्टाफ को जो है वो डीरेल भी किया जा सकता है, आपको स्टाफ को खड़ा भी जा सकता है। बहरहाल पर्सनल गोल्स आपकी कंपनी के अंदर होने चाहिए, आपकी कंपनी स्ट्रांगली लिंक्ड होनी चाहिए अपने चीज़ों के साथ। सोशल स्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी की प्रॉपर तरीके से। कंपनी जो है वो प्रेशर डिवाइस के तौर पे काम कर सकती है अगर बजटरी हम प्रॉपरली यूज़ करें और बजट को हम प्रॉपर तरीके से लोगों के ऊपर स्टिक करें। ठीक है, तो वो तमाम तो चीज़ों को हम हेल्प आउट कर सकते हैं। बजटरी प्रोसेस के अंदर मज़ीद हम बजटरी चीज़ों को कंट्रोल और एक्सरसाइज करने के लिए हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट एग्जेक्टिव लगा सकते हैं, ताकि बजट डिफरेंट तरीके से क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। और बजट को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर बात है हमें इन तमाम एस्पेक्ट्स को लाजमी लेके चलना होता है, ताकि हमारा स्टाफ जो है वो हमारे चीज़ों के साथ क्या रहे, सेटिस्फाई रहे हर हाल के अंदर। ठीक है ना, तो स्टाफ को सेटिस्फाई रखने के लिए इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आपने काम करना होता है। नीचे आप पाओ फेलियर ऑफ गोल कांग्रेंस। यानी अगर आप अपने काम के अंदर या अपनी चीज़ों के अंदर या स्टाफ के अंदर रहते हुए फेल हो जाते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते पाते, तो आप उनको वैल्यूएट कर सकते हैं कि वाई आर वी आर फेलिंग, कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। हम इन तमाम चीज़ों को वैल्यूएट कर सकते हैं। वैल्यूएशन लाने के लिए आपको डिफरेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेक्शंस के ऊपर काम करना पड़ता है कि आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि नेगेटिव हैं
और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव वे में लेकर आ सकते हैं। तो जो जो चीज़ें आप प्रॉपर पॉजिटिव वे में लेकर आ सकते हैं, आप उनको यहाँ पे क्या करते हैं, एवेल्यूएट कर पाते हैं, उन तमाम चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव अपनी कंपनी के अंदर लोगों को नहीं रखेंगे या अपनी कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी के लोग आपकी आपकी कंपनी की पॉलिसी से बोर हो जाएंगे और वो चीज़ों को ज़ाहिर बात है फिर उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एज अ मैनेजर आपका ये काम है कि कंपनी के तमाम एक्सपर्ट्स को तमाम चीज़ों को क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव वे में अप्लाई कर सकें। बजट एज अ पॉट ऑफ कैश, बजट एज अ पॉट ऑफ कैश में क्या होता है, जिसमें बजट एज अ सम ऑफ मनी के तौर पे स्पेंड किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना, और पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर एकदम आप सारा कुछ नहीं देते, बल्कि उसकी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके लोगों को देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मुल्क में सूबों को दिया जाता है बजट ना, ठीक है, तो वो अपनी स्पेंडिंग के लिहाज से चीज़ों को एवेल्यूएट कर पाते हैं, चीज़ों को लोकल अथॉरिटी के साथ एंगेज कर पाते हैं। जैसे इसने यहाँ बताया कि $1,20,000 एनुअल बजट के हिसाब से रखा गया है, ताकि वो बिज़नेस की तमाम तर चीज़ों को नेक्स्ट ईयर के लिहाज से उनकी परफॉर्मेंसेस को सेट आउट कर सकें। क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से आपको एवेल्यूएट करने के लिए प्रॉपरली बजटिंग हैंड रखना पड़ता है। उसका नीचे आप और बजट निगोशिएशन, बजट्स के अंदर निगोशिएशन भी की जा सकती है। आप अपनी कंपनी के अंदर अपने फाइनेंस मैनेजर को बिठा के कह सकते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द बजट, हम अपने बजट्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम अपने बजट्स को कम कैसे कर सकते हैं, हम अपने बजट के प्रोसेस को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। और मैनेजर जो है वो समटाइम सक्सीड हो जाते हैं पैडिंग इन बजट, बजट के अंदर कम करने में या उसकी डैमेजेस को कंट्रोल करने में। क्योंकि बजट डैमेज का मतलब है कि जो बजट ज़ाया होने का हादसा होता है उसको कंट्रोल करना। और एक सक्सेसफुल मैनेजर जो है वो एक निगोशिएटर के तौर पे काम करता है। वो एक अच्छे तरीके से स्टाफ के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छे तरीके से क्या कर पाता है, डील कर पाता है। जब वो एक अच्छे तरीके से डील कर पाता है तो इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो क्या कर पाते हैं, एवेल्यूएट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारा का सारा कुछ जो है बिजनेसेस के अंदर आपने बजट निगोशिएशन के अंदर करना। स्टाफ के साथ भी आप, मैनेजर के साथ भी आप बात करके या मैनेजर जो हैं वो सप्लायर के साथ बात करके भी बजट को कम कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के ज़रिए बात है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चल रही हैं आपकी कंपनी के अंदर वो आपने सस्टेन करनी है। नीचे स्टाफ है, बजट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स, ये बजट कई कंपनी कहती हैं जी हमने अपने बजट से बाहर नहीं निकलना, तो उसके लिए मैनेजर को इंश्योर आपने करना है कि मैनेजर इंश्योर रहे कि उसने मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर बजट के अंदर ही कंस्ट्रेट करना है, यानी बजट से किसी सूरत बाहर नहीं निकलना और अपनी तमाम तर चीज़ों को बजट के अंदर ही लेकर चलना, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को वट कुछ भी है तमाम तो वैल्यूएशंस को बजट के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या करना होता है, आपने एवेल्यूएट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कुछ उसके अंदर आता है। उसके बाद बजट एंड मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला इंसेंटिव्स वगैरह, इंक्रीमेंटल बजट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है वक्त के साथ साथ अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। नीचे आपको बजट इंक्रीमेंटल के ज़रिए बात है कि इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो आगे आपके रिजल्ट थोड़े से क्विक हो जाते हैं, आपकी मार्केटिंग स्पीड ठीक हो जाती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन लेवल्स ठीक हो जाते हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। और डिसएडवांटेज में ये होता है कि आपकी कंपनी प्रॉपर तरीके से सम टाइम फंड्स को जनरेट नहीं कर पाती है, सम टाइम कंपनी के पास कॉस्ट कम हो जाती है या ये अनइकोनॉमिक एक्टिविटी समझी जाती है और ये बुरी एक्टिविटी समझी जाती है कि ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा बजट हाई रखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, खुसूसन मार्केटिंग का बजट हाई रखा जाए। प्रोडक्शन की स्पीड को बेहतर करने के लिए अगर कंपनी 12 घंटे काम कर रही है, ठीक है ना, तो कंपनी 24 आवर्स के ऊपर काम करे। जैसे पेप्सी कोक की कंपनियां काम करती हैं 24-24 घंटे चलाती हैं, तो वो इससे ये होता है कि एकदम प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन मार्केट में उस कंपनी की स्पीड भी अच्छी होती है, मार्केट में उस कंपनी का जो पैरामीटर्स है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एवेल्यूएट हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ज़ीरो बेस बजटिंग होती है। ज़ीरो बेस बजटिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें कॉस्ट एलिमेंट को स्पेसिफिकली जस्टिफाई करना होता है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट लगी है वो उस चीज़ को डिफेंड कर रही है कि नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बनाई है तो वो 100 ही लगनी चाहिए थी ना, ठीक है ना, ज़्यादा वजन लग रही थी। इसका मतलब ये जस्टिफाई जो चीज़ करती है ना एक दूसरे को, उसको बोलते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग, ठीक है, ज़ीरो बेस बजटिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ जो अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, जस्टिफाई कर सके। जो चीज़ अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करती है उसको हम ज़ीरो बेस बजटिंग के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है, उसको ज़ीरो बेस बजटिंग के लिहाज से हम एवेल्यूएट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको इस लिहाज से इंश्योर की जाती हैं।
इसके अलावा एडवांटेज ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के एडवांटेजेस भी हैं। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के लिहाज से हम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में देखें तो मैनेजर शुड स्पेसिफाई होता है, रिस्पॉन्सिबल सेंटर के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि वो किसी सूरत में कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहता। अपने डिसीजन पैकेजेस को प्रॉपर तरीके से इवॉल्व करता है, अपनी तमाम दर रेवेन्यूज़ को और तमाम दर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एवेलुएट कर पाता है। अपनी कॉस्ट बेनिफिट का मतलब सही बात है, जैसे वो ये है कि जितना बेनिफिट आप जनरेट करके देंगे उस कॉस्ट को क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो। तो अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्शन लेवल या आपकी कंपनी का बेनिफिट या जो भी है वो कॉस्ट को क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो। जब आपकी कंपनी इन तमाम तर चीज़ों को क्या करती है, जस्टिफाई करती है, तो दैट विल बी गुड। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप जब भी किसी जगह पे ऊपर बजट्स के ऊपर लिहाज से या किसी भी लिहाज से बात करते हो, तो हम उसमें एक चीज़ को देखते हैं खसूसन कि हम अपने बिजनेस के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के ऊपर आपने फोकस करना है। और ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो के ऊपर जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं आपको कभी ना कहता, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंस के लिहाज से इसके ऊपर एवेल्यूएशन लाना है। एडवांटेज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीचे आप आओ। डिसीजन पैकेजिंग इज़ डॉक्यूमेंट। डिसीजन पैकेजिंग आपकी कंपनी का प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि आपकी कंपनी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, डिसीजंस ले सके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पैकेज निकाल सके। बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देख सके। बिजनेस के अंदर डिफरेंट जो पर्पस ऑफ एक्टिविटी है उनको देख सके। बिजनेसेस के अंदर जो है इंक्रीमेंटल पैकेजेस होते हैं उनको देख सके। मैनेजर शुड बी बेस्ड ऑन द मिनिमम सोर्सेज। मैनेजर हमेशा मिनिमम सोर्सेज पे काम करते हैं, उनको हिसाब से देखना है। तो ओवरऑल आपने जब भी हम बजट्स के हिसाब से ये बात करते हैं और उसके अंदर डिसीजन पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं, तो शुड बी रिलाइज ऑन द मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, यानी कम से कम हम कॉस्ट को क्या करें, उसको एवेल्यूएट करें, हम कॉस्ट को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। तो कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर रखने के लिए कंपनी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम करती हैं, जिसमें हमें मैनेजर्स के साथ मीटिंग भी रखनी पड़ती है और मैनेजर के साथ डिफरेंट किस्म के काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनियां जो है, नीचे आप आएँ, रोलिंग बजट्स को रोल भी किया जा सकता है। बजट को रोल करने के लिए होता है कि आपकी कंपनी जो है वर्किंग करती रहे, यानी उसके ऊपर मंथ वाइज या उसको डेट वाइज उसको चेक करती रहे कि कहीं हमारी कंपनी का बजट ज़्यादा तो नहीं चल रहा या हमारी कंपनी के अंदर बजट कम तो नहीं है, ठीक है। तो रोलिंग बजट का मतलब है रिव्यू द बजट, कि आप बजट को रिव्यू करते रहो कंटिन्यूसली। ये लोग कहीं मंथली वाइज रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, कहीं क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, वट एवर जो है कंपनी को जो भी सूट करता है उस लिहाज से कंपनी इनको क्या करती है, रिव्यू करती है। तो जब कंपनी रिव्यू करती है तो उसके हिसाब से उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, यानी अगर बजट कम है तो उसको इंक्रीज़ कर देती है अगर कुछ अच्छी कंपनी है तो। और अगर ज़्यादा बजट लग रहा है तो उसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कई दफ़ा चीज़ें मार्केट में सस्ती भी हो जाती हैं ना, तो वो आपने देखना कि कहीं मार्केट में मैनेजर जो है गड़बड़ तो नहीं कर पा रहा है या किसी वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर पा रहा। तो ये आपने रोलिंग बजट्स कंपनी ने अपने करना, ये नहीं है कि अगर कंपनी सोचेगी कि हमने 10 करोड़ लगाना है या 20 करोड़ लगाना है तो 20 करोड़ लगा के छोड़ना है। कई दफ़ा 8 करोड़ में भी काम हो जाता है। तो मैनेजर्स को हम रखते ही इसलिए हैं ताकि वो लो बजट्स के अंदर काम करें। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि बजट्स रोलिंग यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की आपने जान नहीं छोड़नी कभी भी। जहाँ पे भी आपको एडवांटेज नज़र आए, डिसएडवांटेज नज़र आए, आपके उसको देखना होता है। ये सिंपल ही होता है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ वगैरह के अंदर या पेपर्स के अंदर ज़रूर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो पूछता है। नीचे आप एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का असल नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बहुत मशहूर टर्म है, आपने F2 में भी मे भी पढ़ी होगी। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ऐसी कॉस्टिंग होती है जिसमें आपने तमाम तरह बजट्स के फ्रेमवर्क्स को, तमाम तरह चीज़ों को यूटिलाइज प्रॉपर वे में करना होता है, ठीक है ना। हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखनी है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज आ रहा है, उस पर आपने देखना है। सेकंड स्टेज आ रहा है, आपने उसके ऊपर देखना है। थर्ड स्टेज फॉर एग्जांपल पैकेजिंग आ रहा है या मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है या वट एवर कुछ भी ऐसा स्टेज आ रहा है, तो आपने उसके ऊपर क्या करना होती है, नज़र रखनी होती है प्रॉपर तरीके से। तो आपने हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएशंस करना होता है कि हर स्टेज की जो बजटिंग है या कॉस्टिंग है वो ज़्यादा तो नहीं हो रही है। और हर चीज़ को ये देखना होता है कि क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर क्वालिटी नहीं अच्छी चल रही तो सारी बात है उसको फिर प्रॉपरली रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। तो मैनेजर्स को इसलिए रखा इसलिए जाता है ताकि उन तमाम तो चीज़ों को क्या कर सके, रिव्यू कर सके, उन तमाम तो चीज़ों को देख सके। तो हमें बहरहाल यहाँ पे इस तरह के बजट्स के अंदर हेल्प आउट करने की ज़रूरत होती है।
तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब सिर्फ सिंपल ये है कि हर एक्टिविटी के ऊपर आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को हर हाल में कंट्रोल करना है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक बहुत मशहूर टर्म है ओवरहेड्स की। तो इनफैक्ट आपने ओवरहेड्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना। क्या क्या कंट्रोल करना होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर? आपने ओवरहेड्स को कंट्रोल करना होता है विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रूवल के साथ। यानी आप यूँ समझ लो कि ये क्वेश्चन बन सकती है, अगर आप याद रखने के लिए रख लो, कि ओवरहेड्स को आपने हर हाल में कंट्रोल करना है और आपने हर हाल में TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी करना है कंट्रोल। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है किसी सूरत में क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए कंपनी की, अगर कंपनी अपने ओवरहेड्स को रिड्यूस भी करती है तो, या अपने बजट्स को कम भी करती है तो इसका मतलब है कि आपके ओवरहेड्स भी कम नहीं होने चाहिए और आपकी टोटल क्वालिटी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ही मैनेजर्स को रखा जाता है, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर करें और कंपनी हर हाल में प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर पाए। अदरवाइज़ फिर मैनेजर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैनेजर्स का बेसिकली काम ही ये होता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिहाज से चीज़ों को इंश्योर करे। इसके अलावा नीचे आप आओ फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है डिफरेंट, सारी बात है, एक प्रोडक्ट तो नहीं बनाती, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स को बनाती होगी। तो फीडबैक कंट्रोल के अंदर हमें ये देखना है मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लान आउटपुट्स एंड एक्चुअल आउटपुट्स। कि आपने जो प्लान किया था उसके हिसाब से एक्चुअल आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे आपने 1000 यूनिट्स का सोचा था कि हम आज बनाएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल वो 680 बने हैं, तो ये कम क्यों बने हैं, इसकी रिपोर्ट्स है। तो फीडबैक कंट्रोल हमने लेना होता है अपने प्लांट्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ मीटिंग करनी होती है कि हमारा 1000 यूनिट्स बनाने का टारगेट था, हमने 680 बनाए हैं, क्यों बनाए, इसकी क्या वजह है, मेन इसकी हमें वजह बताओ। तो वो वजह फिर आपको लिख के देते हैं, रिपोर्ट के अंदर देते हैं। और अगर वजह कोई माकूल होती है तो इट्स ओके, वरना हम कंपनी के मैनेजर्स को भी कई दफ़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सारी बात है, अगर मैनेजर ने फीडबैक प्रॉपर तरीके से नहीं देना, यानी जो उनको कहा गया था उस हिसाब से नहीं करना, तो उस हिसाब से फिर उनको फिर रखने का फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आपको मैनेजर्स की एवेल्यूएशंस करने के लिए इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट्स प्रॉपर तरीके से रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और ये प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट्स तब भी पॉसिबल हो पाएंगे जब आप किसी कंट्रोल सिस्टम के साथ काम करेंगे, ठीक है। जब किसी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके लिहाज से इनेबल हो पाएंगी, अदरवाइज़ इनेबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। नीचे आप आओ, बजट रिवीजन्स होती हैं। सारी बात है, बजट रिवीजन का वही मतलब है कि देखा जाता है कि बजट कम तो नहीं पड़ रहा, ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छी क्वेश्चन दी हुई हैं, इन्होंने डायग्राम दी हुई है कि बजट रिवीजन्स हैं, बजट कंपेयर करना है एक्टिविटी के लिहाज से कि अगर $1000 लग गया है तो $1000 के मुताबिक काम भी हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा चीज़ों को एक्सप्लेन करना, चीज़ों को करेक्टिव एक्शन के साथ एवेलुएट करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर हमने हर हाल में क्या करनी होती हैं, इनेबल करनी होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनेबिलिटी ऑफ दिस थिंग्स हमने हमेशा लेके चलना होता है। अच्छा, कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी होते हैं, सारी बात है, ठीक है, और कुछ नेगेटिव फीडबैक भी होते हैं, तो वो उनको भी देखना होता है। कि पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि कंपनी प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से काम कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही, या किस तरीके से काम कर पा रही है। तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की एवेल्यूएशन हमेशा रखनी होती है। तो अगर प्रॉपर तरीके से कंपनी अपना इनपुट्स, अपने प्रोसेसेस को प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएट कर रही है तो ये पॉजिटिव फीडबैक होती है। और अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखें। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब क्या है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बहुत मशहूर टर्म है, ठीक है, कि यानी जो आपको इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि जो आपको फीडबैक मिला है उसको फीड फॉरवर्ड में चेंज करना, ठीक है। यानी जो आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशंस मिली हैं या बजट के अंदर इश्यूज मिले हैं उनको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के अंदर प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल आपको कोई इशू है कि बजट कहीं पे कम है, तो आपको उसको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल करते हो। तो इसका मतलब है कि आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो हर हाल के अंदर, और रिजल्ट्स को अगेंस्ट अ फोरकास्ट, ठीक है ना। यानी अगेंस्ट अ फोरकास्ट का मतलब है कि मुस्तकबिल के चीज़ों को साथ एवेलुएट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से एक्शंस के साथ लेके चलते हैं। देखा ना डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड फोरकास्ट रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे उनको देखा जाता है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में फोरकास्ट रिजल्ट्स को फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में बेसिकली ना ये देखा जाता है कि आपके फोरकास्ट रिजल्ट्स कौन से हैं, फोरकास्ट फोरकास्ट रिजल्ट्स कौन से हैं। फोरकास्ट रिजल्ट्स का मतलब क्या था? फोरकास्ट रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने सोचा था कि हमने $1,00,000 के अंदर हम जो है इस क्वार्टर का हम सारा बजट पूरा कर लेंगे। तो वो कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है ना, उनको देखा जाता है। तो ये अगर नहीं कर पाए तो सारी बात है, या नहीं कर पा सकते
तो उसको देखा जाता है कि हम इसको फीड फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, यानी इसको किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से इस बजट के अंदर रहते हुए चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा इस हिसाब से जो है, ये डायग्राम भी बेसिकली इस हिसाब से हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये डायग्राम में बताया गया कि बजट जो है फॉर एग्जांपल इस तरह था, और उसके हिसाब से जो गैप आया उसको एवेलुएट करना है बेसिकली। सिलेक्टिंग अ सूटेबल बजटरी सिस्टम, आपने प्रॉपर बजटरी सिस्टम को सिलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज़ है उसको देखना है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री को देखना है, टाइप ऑफ प्रोडक्टेड रेंज को देखना है, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है। तो ये तमाम तो चीज़ों को लेते हुए सूटेबल बजटरी सिस्टम को क्या करना होता है, आपने ऑपरेट करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बाकी ये है कि बजटिंग इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे हो सकता है, यानी आपके बजट का इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे हो सकता है। पॉलिटिकल चेंज की वजह से इम्पैक्ट बजट इंक्रीज हो जाता है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जब नई गवर्नमेंट आती होती है तो मुल्क में महंगाई हो जाती है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और होती है, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और होती है। तो आपने बड़ा सोशल चेंज देखना होता है, इकोनॉमिकल चेंज देखना होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, लीगल चेंज, इसको पूरे को बोलते हैं पेस्टल। ठीक है, पॉलिटिकल पी से पॉलिटिकल। ठीक है, उसके बाद फिर सारी बात इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल चेंजेस को देखना है, क्योंकि नई गवर्नमेंट की दफ़ा लीगल चेंजेस भी करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से ना। तो वो आपने डिफरेंट तरह से चीज़ों को क्या करना होता है, वैल्यूएट करना है। तो बल आपने देखना है कि बजट जो है वो उसके ऊपर इम्पेक्ट तो नहीं आया पॉलिटिकल सोशल चेंजेस की वजह से। पाकिस्तान में वैसे हर साल तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही हैं, इस लिहाज से बजटरी सिस्टम के अंदर हमने चेंज देखना है। बजट को कंट्रोल करने के लिए जो मेरे लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके मैनेजर्स हैं। ठीक है ना, मैनेजर्स बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। ट्रेंड स्टाफ जो होता है ना, वो बजट को कम बजट में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ट्रेंड स्टाफ, ये ट्रेंड स्टाफ जो है ना, ये बजटरी सिस्टम को चेंज भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, प्लान भी कर सकता है, वैलिड भी कर सकता है। वो किसी बंदे की मशहूर कहावत है ना, कहता है कि आप 100 जो है वो अनट्रेंड लोगों की बजाय अगर 2 ट्रेंड लोग ले आते हैं तो वो बेटर देन 100, तो 100 से बेटर होते हैं। तो इस लिहाज से आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी कंपनी के अंदर रहते हुए ट्रेंड लोगों को लेकर आए, क्योंकि ट्रेंड जो बंदा जितना मर्ज़ी महंगा हो, एक बंदे की और मैकडोनल्ड के शायद मालिक ने कहा था कि ट्रेंड बंदा जितना मर्ज़ी महंगा हो सस्ता पड़ता। ठीक है, तो समझ आई ना, ट्रेंड बंदा जितना मर्ज़ी महंगा हो वो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता। उसके अलावा यहाँ पे जो बात की जा रही है डीलिंग विद अनसर्टेनिटी ऑफ बजट के जो अनसर्टन लेवल्स हैं, बजट के कई दफ़ा पॉलिटिकल लेवल की वजह से या किसी भी इशू की वजह से बजट्स इंप्रूव या डिक्रीज इंक्रीज वट एवर कुछ भी हो रहे हैं, तो उसको लिए आपने इम्प्रूव करनी है चीज़ों, कस्टमर वैल्यूएशंस करनी है, वर्क फोर्स के ऊपर काम करना है। कंपेटिटर्स कई दफ़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है ना, तो आपने उनको, तो आपने ये नहीं करना कि बजट्स को करके एक दफ़ा छोड़ दिया और फिर सारा कुछ कर दिया, नहीं। आपने बजट्स के अंदर रहते हुए कंपेटिटर्स को प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएट करना है, प्रॉपर तरीके से देखना है कि कंपेटिटर्स ज़्यादा बजट तो नहीं ले आए आपके मुकाबले में, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं चेंज करे। कई दफ़ा कंपेटिटर आपकी कंपनी के मुकाबले में पैकेजिंग चेंज कर देते हैं, या इम्प्रूवड इन्वायरमेंट ले आते हैं, या नए शोरूम्स खोल लेते हैं, या नई प्रोडक्शन प्लांट्स लगा लेते हैं, या नई मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग जो पॉलिसी हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आपने सारी बातें बजट एक दफ़ा तय करके छोड़ नहीं देना, आपने मार्केट में नज़र भी रखनी है कि मार्केट में आपकी कंपनी के मुकाबले में चीज़ों को किस तरह से करना है। तो इस तरह से अनसर्टन बजट्स जो होते हैं, यानी बजट्स जो थोड़े से हिल जाते हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपने प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशंस करना है। नीचे आप स्प्रेडशीट का सारी बात है, स्प्रेडशीट के एडवांटेज ही दिए हुए हैं। स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल है कि बजट सारी बात एक्सेल में ही बनते हैं। अगर आपको बजट्स के एक्सेल में नहीं आता तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूँगा कि एक्सेल के अंदर आप बजट्स कैसे बनाते हैं, वो भी सिंपली ही है। बियॉन्ड बजटिंग, बजटिंग के अलावा क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना। रैपिडली चेंजेस जो आ रही हैं बजट्स के लिहाज से, या कई दफ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज हो जाते हैं बजट्स के अलावा ना, रैपिडली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चेंज हो जाती हैं, कई चीज़ें हाईली कस्टमाइज होती हैं। ठीक है, तो उनको देखना पड़ता है। तो बियॉन्ड बजट्स यानी बजट के अलावा भी जो है वो चीज़ें आपकी प्रोडक्शन के लिहाज से होती हैं। तो बियॉन्ड बजट के लिहाज से 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि आपकी कंपनी जो का स्ट्रक्चर है वो शुड बी क्लियर प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी जो है विदाउट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करे। ठीक है ना, क्लियर प्रिंसिपल्स हों, कंपनी रिलेटिव सक्सेस के ऊपर काम करे, कंपनी हाईली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसका ताल्लुक बजट के साथ नहीं है, लेकिन ये बजट से रिलेटेड ज़रूर हो सकती है। आपकी कंपनी फ्रंट लाइन टीम्स के ऊपर काम करती हो, आपकी कंपनी रिलेशनशिप्स को बढ़ाए,
TQM भी लिखा हुआ है। TQM का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करे, कंपनी लॉन्ग टर्म स्कीम्स के ऊपर काम करे, कंपनी रिलेशनशिप बढ़ाने पे काम करे। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपने थोड़ा सा अगर हज़म नशीन कर लोगे तो काफ़ी काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से करना है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग के बेनिफिट्स हैं कि फास्ट रिस्पॉन्सिव टाइम मिलता है, बेटर इनोवेशंस होती हैं। इनोवेशन के ऊपर कंपनी अगर फोकस करे मेरे लिहाज से तो काफ़ी हेल्प हो सकता है। लोअर कॉस्ट भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन अगर इनोवेशन करके नई चीज़ को महंगी भी बेच देगी तो डजेंट मैटर। तो ये सारा कुछ है। यहाँ तो कोई भी मसला हो मुझे पूछिएगा। फिर कल मैं आपको भेजूँगा 9th चैप्टर इंशाल्लाह।